आवाज आ रही है। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर चल रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि सब सिचुएशन में आदमी को हैंडल करना ही पड़ता है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे सारा कुछ। ठीक है। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने बोर मॉडल डिस्कस की, मतलब सारा ही शुरू से लेकर के जो भी हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ठीक है। और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे देखो डोल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर मॉडल तक हमने डिस्कस किया था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, वो बोर मॉडल था। और बोर मॉडल में हमने तीन इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। एक, रेडियस कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। तो देखो, आज हम लोग कुछ जितना हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, और जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। और देखो, रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में। और देखो, मैंने क्या कहा था आपको कि अगर हमें रेडियस निकालनी हो किसी भी न्यूक्लियस की, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ए की पावर 1/3। देखो यहाँ पे आर जो है वो किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस है। आर नोड एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 1.3 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। देखो, इस पूरी वैल्यू को हम लोग फर्मी भी बोलते हैं। तो देखो, कई बार आर कांस्टेंट के बराबर आपको 1.3 फर्मी भी लिखा हुआ मिलेगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से। ठीक है। और 1.3 फर्मी मिलेगा। अब अगर हम लोग इसमें वैल्यू रखें, और देखो ए आपको पता ही है, ए क्या है? मास नंबर। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग अगर इस फॉर्मूले में रखें, देखो यहां से क्या निकल के आएगा, ध्यान से समझ लेना। देखो, तो आर बराबर, 1 मिनट, आर बराबर क्या होगा? आर नोट। तो आर नोट की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। और ए कितना है हमारा? 27, और उसकी पावर 1/3। देखो, ये तो ऐसे की ऐसे रह जाएगा। जब 27 का 1/3 करेंगे, मतलब स्क्वायर, मतलब क्यूब करेंगे इसका, हम लोग रूट क्यूब करेंगे एक तरह से, तो क्या निकल के आएगा? इसकी वैल्यू 3। ये तो आता ही है ना। 27 का घनमूल अगर हम लोग करें तो 3 इंटू 3 कितना होता है? 27 होता है। और इसका 1/3 करेंगे तो ये कितना आएगा? 3 आएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। तो यहां से देखो क्या निकल के आएगा। आर बराबर 1.3 इंटू 10⁻⁻15 × 3 मीटर। और यहां से आपको सबको पता है क्या निकल के आ जाएगा। देखो, ये आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये आंसर होना चाहिए। अब आप चेक कर लो। देखो, इनमें से ये 1.2 है, ये 2.7 है, ये 10.8 है, और जो नियरेस्ट वैल्यू है वो ये वाली है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। देखो, एक एक चीज आप लोग समझ लेना। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? ये पहला न्यूमेरिकल हो गया है। कैसे हम लोग किसी भी रेडियस, किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये और ध्यान रखना, कई बार ये आंसर ये भी लिखा हुआ हो सकता है
3.9 फर्मी। आप कंफ्यूज मत हो जाना यार, सर ने तो क्या बताया था और इसने क्या दे दिया, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। ठीक है, आगे चले। ये पहला न्यूमेरिकल हो गया है, कहीं भी आपको लगे इशू तो आप मेरे को रोक लेना। सेकंड, चलो सेकंड का आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है और आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो। मैं बता देता हूं क्या है सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है जिसकी न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। फटाफट रिप्लाई कर दो आप लोग। मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। मैंने 3 न्यूक्लियस दिए हैं आपको, ए बी सी। आपको ये बताना है इनमें से किस एलिमेंट, मतलब ये एलिमेंट दिए हैं सॉरी, इनमें से किस एलिमेंट की न्यूक्लियस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। फटाफट रिप्लाई करो। डी, देखो मैंने पहले ही बता दिया था, अब याद करो आप लोग। मैंने बताया था आपको कि जो किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो एट जो मास नंबर पे डिपेंड करती है ए। लेकिन मैंने कहा था किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि सभी न्यूक्लियस की डेंसिटी लगभग सेम होती है। और मैंने वैल्यू भी बताई थी आपको कि आप लोग ध्यान रख लेना, इसका जो आंसर है ऑल हैव सेम डेंसिटी। ठीक है, ऑल हैव सेम डेंसिटी। देखो वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहां रखने की कोशिश की है जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एनसीईआरटी तो आपका फेवरेट है ही, देखो उसका तो एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड आपको नहीं छोड़ना है, एक भी न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बोर पे आ जाते हैं एक बार। देखो फटाफट देख लेना आप लोग। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट। देखो ये सेल भी हो सकता है, हिंदी में बोलेंगे कोस, हिंदी में बोलेंगे कक्स। ये सारा आपको ध्यान रखना है। और हीलियम प्लस, अब देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इस पे बोर मॉडल अप्लाई हो जाएगा। अब देखो करना क्या है हमें, जो हमारे पास हीलियम प्लस है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो n बराबर 3 है, मतलब थर्ड कोश है या जो थर्ड सेल है, और जो n बराबर 5 सेल है, उनकी जो रेडियस है उनका रेशो कैलकुलेट करना है। अब देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये सारी चीजें न्यूमेरिकल से ही क्लियर होंगी। अब देखो अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, अगर हम लोग किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आर एन बराबर होता है हमारा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। अब ये सारी चीजें याद रख लो आप, ये मैं आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूं। अब हमें क्या करना है, देखो देखो एक तो हमें थर्ड की और एक फिफ्थ सेल की रेडियस निकाल के उनका रेशो कैलकुलेट करना है। अब देखो एन तो क्या है, नंबर ऑफ सेल, और जेड का सबको पता है एटॉमिक नंबर है। अब देखो ये वैल्यूज हम लोग पुटअप करेंगे, तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग R3 के लिए लें, मतलब थर्ड सेल की बात कर रहा हूं, तो 0.529 इंटू, अब एन की जगह कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 अपॉन हीलियम। हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फिफ्थ सेल के लिए कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ सेल के लिए क्या होगा, 529 इंटू, अब एन की जगह अब की बार क्या आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा, सॉरी, पावर 2, और 5 की पावर 2 या 5 का स्क्वायर, और देखो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, तो ये यहाँ पे 2 और ये एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, R3 अपॉन R5। देखो ये वैल्यू ऊपर रख देंगे, ये वैल्यू नीचे रख देंगे, क्या होगा 0.529 इंटू, ठीक है,
3 का स्क्वायर अपॉन 2 पर एंगस्ट्रॉन को रहने देना, 529 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 2। देखो सारा कट जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सही है बिल्कुल। सीधा सीधा सा कंसेप्ट बचा हमारा, 3 की पावर स्क्वायर और 5 की पावर स्क्वायर मीन्स 9/25 मीन्स सीधा सीधा कंसेप्ट है। जो R3 और जो R5 मीन्स थर्ड सेल और फिफ्थ सेल की जो जो ऑर्बिट है उनकी जो रेडियस है उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 9:25। देखो अब आप लोग ध्यान भी रखना है एग्जाम में, आपको पता है n का मान बढ़ने पर रेडियस बढ़ती है, n का मान बढ़ने पर रेडियस बढ़ती है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। इसमें देखो R3 R5 का पूछा है ना, तो ये हमेशा कम होगा और ये हमेशा ज्यादा होगा। अगर ऐसा पूछता R5 रेशो R3 तो ध्यान रखना ये 25 होता और ये 9 होता। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, देखो समझने की चीजें हैं ये, थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए बस। 9:25 सही है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो सीधा सीधा भी कर सकते हो आप, मैंने आपको बताया था जेड सेम है ना, तो बस सीधा एन स्क्वायर देख लो। अरे ये तो सेम ही रहेगा, जेड सेम है तो सीधा एन स्क्वायर देख लो। तो एन इसका एन स्क्वायर 9, इसका 25, सीधा भी हो सकता था। क्लियर है भाई, आगे चले। बिल्कुल सही है, तो 9:25। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ये बताओ, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो। 6-7 क्वेश्चन रखे हैं मैंने, पूरे अच्छे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ, ऑर्बिट का मतलब समझ गए ना, सेल। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। ये ध्यान रखना। देखो बोर ऑर्बिट, जो बोर कंसेप्ट था वो हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे ही लागू होगा, क्या बात मत भूल जाना बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं बिल्कुल शॉर्ट में। हाइड्रोजन का तो n = 2 और लिथियम +2 का n = 3। इन दोनों की रेडियस का रेशो निकालना है आप लोगों को, फटाफट रिप्लाई कर दो। देखो इतना दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। अब देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें जेड सेम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना होता है 1 और लिथियम के लिए जेड बराबर कितना होगा 3। ये भी ध्यान रखना है। तो देखो मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, आप कैलकुलेट करके बता देना। R2 किसकी, हाइड्रोजन की, अपॉन R3 किसकी, लिथियम +2 की, सही है बिल्कुल। और यहां से देखो पहले इसकी वैल्यू पुटअप कर ले R2 वाले की, और R2 वाले की वैल्यू पुटअप होगी तो देखो 0.29 इंटू एन स्क्वायर आता है ना, अभी मैंने बताया था। और एन स्क्वायर होगा तो कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर अपॉन n। याद कर लो जो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला आपको वही ध्यान रखना है। क्या निकालते हैं, R = 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई, और ये जो आएगी 0.25 इंटू, ध्यान रखना ये 3 का स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका जेड कितना होता है, ये 3 हो जाए। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा बता देता हूं 4/9 इंटू 3। समझ में आ गई होगी कहानी, क्योंकि ये 3 ऊपर जाएंगे, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 4:3 आ जाएगा। अब देखो एक चीज और समझो आप लोग, जेड बढ़ गया है इसलिए रेडियस कम हो जाएगी। देखो लिथियम वाले की रेडियस कम हो गई है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैंने इतनी कहानी बताई थी आपको कि आप चीजों को समझ पाओ। देखो ये एक दूसरा तरीका है आप लोगों के पास ये प्रूव करने का कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। देखो लिथियम में जेड बढ़ गया, देखो इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, सेल भी, अब साइज की बात कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि जो रेडियस होगी वो डिक्रीज होगी।
ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तरीका अलग अलग बता रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके लिए। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये वाला है आपका, ये कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, क्या पूछा है मैंने, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम+2। देखो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ना, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक चीज याद करो आप लोग, मैंने एक बात बताई थी आपको, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल होते हैं, ये बताया था ना। तो n=1, मैंने कहा था जब n=1 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। और ये जो सारी हैं n=2, n=3, n=4 डैश डैश डैश, ये सारी जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसको एक्साइटेड स्टेट को। अब एक्साइटेड में भी ध्यान रखना, ये जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड है, ये सेकंड एक्साइटेड होगी, ये थर्ड एक्साइटेड होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अब हम लोग, देखो समझो आप एक बार, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो n बराबर क्या होगा, ये ध्यान रखना है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस n=3। अब आप लोग निकाल लोगे, एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ही। देखो अब फटाफट अप्लाई कर दो आप लोग, अब आप लोगों को ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं है। एक्साइटेड का मतलब समझ गए ना, कैसे निकालना है। फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, मैंने बताया था 3 तरह की एनर्जी बताई थी मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, ठीक है, और एक्साइटेशन एनर्जी। वो तीनों तरह की एनर्जी भी आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग निकालते हैं। 18.13, तो क्या बताया आप लोगों ने इसका, बार कैलकुलेट करके देखो। मैंने आपसे क्या पूछा है, देखो गलतियां नहीं करनी है, जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो चीज आपको बतानी है। मैं रेडियस वगैरह नहीं पूछ रहा हूं, मैं एनर्जी पूछ रहा हूं। और देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे जाते हैं। -13.6 n² अपॉन Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो लिथियम के लिए Z तो सबको ही पता है 3, और N भी क्या है हमारा 3, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट मींस n=3, ठीक है। अब आप सीधा सा यार वैल्यू पुटअप कर लो आप लोग, तो -13.6 इंटू 3² अपॉन 3², तो दोनों कैंसिल, सीधा सा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्लियर है भाई जी को, कोई इशू, कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान रखना, अगर हम लोग किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालेंगे ना तो वो एनर्जी नेगेटिव आएगी, लेकिन ध्यान रखना आयोनाइजेशन एनर्जी, याद करो मैंने बताया था, सेपरेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी, ये सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। ऐसे गलतियां मत कर देना, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव होगी, बट आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, ये तीनों हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्लियर है भाई यहां तक, किसी को कोई भी इशू। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये वाला न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, ये आप लोगों को सोल्व करके बताना है। क्या है न्यूमेरिकल, मैं बता देता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी टोटल एनर्जी जो है 1-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एटम। देखो एक एटम की कहानी आ गई अब यहाँ पे। देन फाइंड आउट, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है।
ये बताना है कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है वो, कौन से ऑर्बिट की एनर्जी है वो, उस ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यहां पर और फटाफट आप लोग सॉल्व कर दो। देखो सारा कुछ मैंने बता रखा है, देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, अच्छी तरह से समझ लेना। देखो मैंने आपको बताया था बोर थ्योरी में जब हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, देखो टोटल एनर्जी जो हमारी है यहाँ पे दी हुई वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ तक कोई इशू नहीं है किसी को भी भाई। अब देखो आप लोग समझो थोड़ा सा, देखो क्या समझना है मैं बता देता हूं। देखो मैंने आपको बताया था, अब याद करो कुछ फॉर्मूले मैंने कहा था, काइनेटिक देखो मैंने ये बताया था टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब याद करो, फिर मैंने कुछ फॉर्मूले नीचे रिलेशन बताए थे, मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ई टोटल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी बट नेगेटिव में होगी। अब देखो टोटल हमें क्या निकालना है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो देखो माइनस टोटल एनर्जी कितनी दी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से समझना क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से समझ लो भाई अच्छी तरह से, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना आप मेरे से। देखो काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। अरे गति नहीं करेगा तो जीरो और गति करेगा तो पॉजिटिव, नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। यही चीजें सिखाएंगी आपको, ये जो छोटे 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 कंसेप्ट है ना कि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, समझ में आ गया ना। अगर कोई भी पार्टिकल गति कर रहा है, दौड़ रहा है, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और अगर नहीं दौड़ रहा है तो जीरो हो जाएगी, बट नेगेटिव नहीं हो सकती। ये आप लोग बिल्कुल सही है, ये बात ही आपका सही है। ये 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने कहा था, अब याद करो आप, मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी। चेक करो वो सारे फॉर्मूले, तो देखो 2 का 2 इंटू, सही है बिल्कुल, बिल्कुल -1.51 बिल्कुल, एंड दिस इक्वल्स टू -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिल्कुल सही है। ये जो है ये देखो काइनेटिक एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहां तक। 2 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। थर्ड नंबर पे चलते हैं देखो, और थर्ड नंबर पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता है, En बराबर होता है -13.6, सही है बिल्कुल, Z² अपॉन N स्क्वायर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग हमेशा। अब हमें यहां से N निकालना है, वैसे तो देखो आप डायरेक्ट भी निकाल दोगे, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं बस थोड़ा सा, बाकी तो आपको पता ही है ये एनर्जी कौन से ऑर्बिटल की होगी, ठीक है। अब देखो N निकालना है ना, देखो टोटल एनर्जी हमें दी है, कितनी दी है, -1.51 इक्वल्स टू -13.6 Z² अपॉन N स्क्वायर, ठीक है। जेड आपको पता ही है, देखो हाइड्रोजन के लिए जेड पता है कितना होता है, 1 होता है। तो देखो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, सही है बिल्कुल। अब देखो सीधा सा कंसेप्ट है, N स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 अपॉन -1.51। चेक कर लो भाई आप लोग, माइनस से माइनस कैंसिल, जब 13.6 में 1.51 से डिवाइडेड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9। ये N स्क्वायर बराबर 9 है, N स्क्वायर बराबर 9,
तो n बराबर 3। ध्यान रखना ये जो एनर्जी है वो थर्ड ऑर्बिट की है, थर्ड सेल की है, थर्ड कोष की है, थर्ड कक्ष की है। ठीक है भाई, यहां तक चेक कर लो। कैसे निकाल सकते हैं n की वैल्यू, वो आप लोगों को पता होना चाहिए बिल्कुल। ऑर्बिट थर्ड KLM, बिल्कुल m भी सही है, थर्ड का KLM बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आपको बताने की जरूरत है नहीं। रेड n आ गया ना, n के बाद में रेडियस निकाल लेना और रेडियस के बाद में वेलोसिटी निकाल लेना। तो देखो मैं हल्का सा बता दूं आपको, रेडियस बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्टोन। इसमें देखो जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 3 रख देना, क्या आएगा 4.76 एंगस्ट्रोन। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो अब आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना बताने के बाद आपको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। और फाइनली अगर हम लोग बात कर लें वेलोसिटी की, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर में लेंगे तो 10⁶ आ जाएगा, तो हम लोग सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं। तो 2.188 इंटू 10⁸ इंटू जेड की वैल्यू 1 अपॉन एन की जगह 3, सही है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो अब इसमें 3 का भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, 0.729 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बहुत इजी गोइंग चीजें हैं, अगर आपको समझ में आ जाती हैं चीजें तो आपको कोई इशू नहीं होगा। और अगर समझ में नहीं आई, मतलब थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में क्या है, कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अगर थोड़ा सा भी क्लियर हो गया कंसेप्ट, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल। ये स्टार्टिंग में आपने के को टोटल एनर्जी, वो एक बार आप क्लास देख लो लास्ट वाली रिंकू, रिंकू आप वो जो लास्ट क्लास मतलब इससे पहले की क्लास है उसमें मैंने सब कुछ बताया है आपको, वहां से आया ये फॉर्मूला, ऐसा मैंने आज सीधा नहीं बताया है, लास्ट की क्लास में बताया था मैंने ये फॉर्मूला, वहां देख लेना एक बार, क्लियर हो जाएगा, एकदम इजी गोइंग है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करो आप लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, बता देता हूं, द आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, then the required energy in electron volt to excited it from ground state to first excited state। मीन्स क्या है मैं बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। जो हाइड्रोजन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान से समझ लेना, जब एन मतलब एन इनफाइनेट की एनर्जी में से N1 की एनर्जी निकाल दें, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और देखो फिर ये पूछ रहा क्या है, ये आयोनाइज ये एनर्जी तो दी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब ये पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो देखो ग्राउंड स्टेट n बराबर 1 और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस n2 बराबर 2, बस ये लो आपको ये करना है और क्या करना है, बस इसमें सिंपल चीज है एकदम। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या होता है, देखो तरीका मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में तो मैंने बता दिया, आप लोग समझ ही गए होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर ई इनफाइनेट माइनस E1, सही है बिल्कुल। और ई इनफाइनेट सबको पता है 0 होता है -E1, और ये वैल्यू हमें दी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब E1 बराबर क्या हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अब E2 आप लोग निकाल ही लोगे, कौन से फॉर्मूले से, -13.6 2 का स्क्वायर अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जब इसको हम लोग, जस्ट 1 मिनट, शायद उल्टा लिख दिया है ना कुछ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। सॉरी, जेड जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर उल्टा लिख दिया मैंने, जस्ट 1 मिनट वैसे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से क्या करना है,
13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है। देखो जेड का तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। देखो 13 माइनस 13.6 में भाग दे देंगे 4 का, तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब आप सीधा सीधा कर लो, E2 माइनस E1 निकालना है, तो -3.4 माइनस माइनस 13.6, सही है ना, बिल्कुल, -3.4 प्लस 13.6। ठीक है, और जब इसको इसमें से निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल क्लियर है, कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको। अब आप लोग चेक कर लो फटाफट। बिल्कुल, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं। देखो कंफ्यूज कोई भी हो सकता है, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर की जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमारा क्या, किसी चीज को पर्टिकुलर बताने में ध्यान चला जाता है, तो हम लोग क्या किसी भी चीज को हल्के में ले लेते हैं, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है, क्योंकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन किसी दूसरी तरफ चला जाता है, हम लोग किसी दूसरी चीज को एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक ये बताओ किसी को कोई इश्यू हो तो बता दो, अदरवाइज एक न्यूमेरिकल और है हमारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये आप लोग बता दो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम प्लस फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। देखो फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आप लोग समझ लेना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 2, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 3। बात हो रही है किसकी, हीलियम की, तो z बराबर 2। बस अब आप लोग फटाफट रिप्लाई कर दो, क्या होगा। देखो इसमें आप सीधा सीधा कर सकते हो, एक फॉर्मूला मैंने लास्ट में बताया था आपको, इसमें z सेम है, z सेम है, तो इनवर्स n स्क्वायर लेना है बस आपको, और इनवर्स s स्क्वायर का मतलब 3 की पावर 3, टू सॉरी 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो इनवर्स लेंगे तो 9:4 रेशियो आ जाएगा। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से भाई, मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट में, अगर आप डायरेक्टली निकालते हो तो 9:4, बिल्कुल सही है, कोई इश्यू नहीं है यहाँ तक। पर चेक कर लो आप लोग, देखो यहाँ से आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा भी तरीके से चीजों को लेकर के चलोगे तो, और अगर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं तब थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक देखो एक बार, किसी को कोई इश्यू हो तो आती प्लीज एक्सप्लेन, मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, कोई इश्यू नहीं है, छोड़ करके बता देता हूँ। देखो क्या करना है हमें, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एन बराबर क्या लिखते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखो एक तो हमें n बराबर 2 के लिए निकालना है, एक n बराबर 3 के लिए निकालना है। तो देखो मैं पहले ले लूं 2 के लिए, 2 के लिए क्या होगा, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी सॉरी 2 का स्क्वायर क्योंकि हीलियम है, अपॉन 2 का स्क्वायर। सही है भाई, समझ लेना, देखो कोई भी इशू हो तो फिर पूछ लेना। एक E3 की निकाल लें, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन अब की बार 3 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n बराबर 3। अब इन दोनों का रेशियो ले लो, ये लो, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2/E3 बराबर 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। सही है बिल्कुल, और आपको पता है E2 बराबर 9/4 मीन्स 9:4 रेशियो, बस और कुछ भी नहीं है। यहां तक समझ लो, ये 8 न्यूमेरिकल मैंने रखे थे, और इसमें देखो सारा शायद आई थिंक काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको।
इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अगर फिर भी कोई इश्यू है तो पूछ लो एक बार आप लोग। तो बहुत काम की चीजें हैं ये, आपको इसी के बेसिस पे जितना हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करनी है। देखो पहले भले ही आपको, खैर वैसे इनऑर्गेनिक आती है सब लोगों को, लेकिन जहां भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है ना आपको, वो सारा कंफ्यूजन भी आप लोग दूर कर लेना। प्रैक्टिस मैंने अच्छे से करवा दी है, बाकी तो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा 200-250 क्वेश्चन का, लोग सोल्व करो। बुक्स मैंने बता रखी हैं, एनसीईआरटी जिंदाबाद है, मिलेगा आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से, मेरी गारंटी है। पूरी इनऑर्गेनिक लगभग लगभग एनसीईआरटी से मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है भाई, यहाँ तक एक्सप्लेन अगेन। स्वाति दोबारा बताना है क्या? समझ में आ गया तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया है, उस समय मैंने आपका मैसेज देख लिया था। क्लियर है अब देखो आगे क्या कहानी है, एक बार फिर हम लोग समराइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो देखो डॉल्टन पढ़ा, ठीक है, डॉल्टन के बाद में थॉमसन पढ़ा, थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड पढ़ लिया है। सारी चीजें याद रखनी है, मैं तो बोल ही रहा हूँ पढ़ लिया है, बाकी पढ़ना है आप लोगों को, मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद बोर साहब आ गए, ठीक है। अब बोर के बाद की क्या कहानी हुई, देखो एक चीज और ध्यान रखना, बोर के बाद में आया था सोमरफेल्ड, के बारे में मैं भी बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना यहां तक की जो कहानी थी ना, वो क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट था। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, चिरसम्मत यांत्रिकी में आता है। क्योंकि चिरसम्मत यांत्रिकी में जो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनकी ड्यूअल नेचर की बात नहीं की जाती है, ये थोड़ा सा समझ लेना। प्लीज आप लोग ये समझ लेना कि जो डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर की थ्योरी है, उससे पहले की जितनी भी थ्योरी हैं वो सारी चिरसम्मत यांत्रिकी में आती हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है, और उसके बाद की जितनी भी थ्योरी हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होती हैं। इसका पार्ट होती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट को ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे 2-3 चीजें पूछूं तो क्या आप लोग रिप्लाई कर सकते हो क्या? चलो आप लोग बताओ मेरे को। एक तो जी मान इफेक्ट, एक स्टोर्क इफेक्ट। मान इफेक्ट मैंने बता दिया था कि कोई भी स्पेक्ट्रम है उसकी स्प्लिटिंग हो जाए अगर मैग्नेटिक फील्ड में तो उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसकी स्प्लिटिंग हो जाए उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। और एक एक जो है इंपॉर्टेंट, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप लोग ये बता सकते हो क्या कि इन तीन चीजों को कौन सी एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है? देखो बहुत, बस थोड़ा सा देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ नहीं रखा है, लेकिन आपने हो सकता है बहुत सिस्टमेटिक नहीं पढ़ रखा हो। आप लोग बताओ मेरे को कि जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट और फाइन स्पेक्ट्रम, इन तीनों को कौन सा एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन कर पाता है? देखो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा, ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत कुछ बताएगा आपको। चलो बताओ आप लोग मेरे को अब कि ये जो तीन इफेक्ट है हमारे, समझ में आ रही है मेरी बात? ये तीन इफेक्ट जो है हमारे, इन तीनों इफेक्ट्स को कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर, कौन सा एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है? क्वांटम मॉडल। और बताओ फटाफट रिप्लाई करो। अभी केवल एक आंसर आया है। देखो सीखने की कोशिश करो आप लोग, आप लोग मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है आप लोगों का, तो आप ये मत सोचना कि यार सर को गलत बता देंगे तो क्या होगा। मेरा तो भला होना था वो हो चुका है, देखो अब आपका भला होना है। तो आप कभी भी ये मत सोचा करो कि मैं गलत बताऊंगा तो क्या होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है।
सीखोगे तभी जब आप लोग सीखने की कोशिश करोगे। चलो बताओ यार, 17-18 लोग हो, एक बार कम से कम क्लियर बताओ आप लोग कि ये सारे इफेक्ट जो हैं, मतलब जो सारे कंसेप्ट हैं, जीमान इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हम लोग कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। देखो ध्यान रखना, इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए आया था सोमरफेल्ड। ध्यान रखना इस बात का। सोमरफेल्ड ने कोई नई थ्योरी नहीं दी थी। सोमरफेल्ड मॉडल को ही बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल को ही बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ बोर थ्योरी। इसने कोई नया सिद्धांत नहीं दिया था, इसने बोर थ्योरी को ही एक्सटेंड किया था। अब इसने क्या बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान रखना, 4 लाइन के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाओगे। सोमरफेल्ड ने बताया कि बोर साहब जो ये कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कोष, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ऑर्बिट में जो चक्कर लगाते हैं, इसके अलावा वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी चक्कर लगाते हैं। और इलेप्टिकल को हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। और देखो, वृत्ताकार का मतलब ये, और दीर्घवृत्ताकार का मतलब इस टाइप का। बात समझ में आ गई। सोमरफेल्ड ने सबसे पहले ये कहा, बोर साहब जो कह रहे थे कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पाथ में चक्कर, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो वो सही है। लेकिन इसके अलावा वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में भी चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में भी चक्कर लगाते हैं, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो बोर ने बताया मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में या सेल के बारे में, वो सही है, लेकिन इसके अलावा एक नई क्वांटम संख्या और होती है जिसके बारे में सोमरफेल्ड ने बताया, जिसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to 1 माइनस n। तो ध्यान रखना, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था वो किसने दिया था? सोमरफेल्ड ने। ठीक है। फिर उसने बताया कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और सब सेल मैंने बताया है, सब सेल क्या होते हैं? एस, पी, डी, एफ। और इनके लिए एल की वैल्यू भी आपको पता है, 0, 1, 2, 3। सही है, बिल्कुल। अब आगे देखो, 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट देखो, उसने क्या कहा कि जब n बराबर, देखो उसने कहा कि किसी भी n के लिए, देखो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जस्ट 1 मिनट। सोमरफेल्ड ने क्या बताया, जो बोर साहब थे उन्होंने n बराबर कुछ भी बताया जो मुख्य क्वांटम संख्या, वो ठीक है, लेकिन किसी भी n के लिए बहुत सारी l वैल्यूज हो सकती हैं। उस समय उसने उन l वैल्यूज को ये बताया था, ये भी ध्यान रखना। तो देखो इसने क्या किया, अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो डायग्राम मैंने बना रखा है। देखो सब में n बराबर 4 है, बिल्कुल मुख्य क्वांटम संख्या n हो गई। लेकिन k बराबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय सोमरफेल्ड ने अपनी थ्योरी दी, उस समय ये जो हम लोग 0 to n-1 पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं था, वो था 1 to n। तो देखो ध्यान से समझो, जब n बराबर 4 और k बराबर 1 है, तो ये जो ऑर्बिट था वो दीर्घवृत्ताकार था। फिर n बराबर 2, तो ये थोड़ा सा गोलाकार हो गया। फिर k बराबर 3, और भी ज्यादा गोलाकार हो गया। और जब n और k बराबर हो जाएंगे तब ये बिल्कुल वृत्ताकार हो जाएगा। इस सीधी सीधी कहानी मैं बता देता हूं, ये सारी जितनी भी बात कर रहा है ना सोमरफेल्ड, वो सारा सब सेल की बात कर रहा है। फिर उसने एक बात और कही, ये जो सब सेल है ना, ध्यान रखना ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सब सेल है ना, इनका भी एंगुलर मोमेंटम होता है, और इनका एंगुलर मोमेंटम होता है, ये दिख नहीं रहा आपको, मैं इधर बताता हूं क्या लिख रखा है। एंगुलर मोमेंटम इज kh/2 पाई। ये जो सब सेल है, इनका जो देखो, सेल का एंगुलर मोमेंटम तो बोर ने बता दिया था, NH/2 पाई। सही है, बिल्कुल।
बट सब सेल का एंगुलर मोमेंटम जो बताया वो सोमरफील्ड ने बताया कितना, के एच अपॉन 2 पाई, और के बराबर सबको ही पता है 1 2, जो अभी ऊपर वैल्यू हम लोगों ने लिख रखी है। ठीक है, एक चीज और बताया इसने, विद द इंक्रीज वैल्यू ऑफ के, कि जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी इलेप्टिसिटी डिक्रीज होगी। मींस जो दीर्घवृत्ताकार कक्ष था वो किधर जाने लग जाएगा, गोलाकार होने लग जाएगा। और फाइनली इसने कहा कि अगर एन और के बराबर हो जाए तो जो ऑर्बिट होगा वो बिल्कुल सर्कुलर होगा, वो गोलाकार होगा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सोमरफील्ड की थ्योरी से जो क्रक्स निकला, सोमरफील्ड की थ्योरी से जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया, स्टारिक इफेक्ट को और फाइन स्पेक्ट्रम को। क्योंकि देखो अब आप समझ सकते हो, क्योंकि देखो एक जनरल आइडिया आपको होगा कि देखो ये तो फिर थोड़ा सा टिपिकल है, खैर आप लोगों के लिए ये भी मैं बता देता हूं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो, कि देखो सपोज ये कोई भी लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है, ये सारा सेल के लिए था, दो सेल ये, दो सेल ये, दो सेल, उनका डिफरेंस। अब आपको पता है कि सेल के बीच में बहुत सारे सब सेल हैं, तो ये जो दो लाइनें थी उनके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें हो जाएंगी। इसलिए सोमरफील्ड के थ्रू फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब देखो जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट में क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती है, तो वो एक्चुअल में स्प्लिट नहीं हुई है, वो क्या हुआ, वो जो दो लाइनें थी उनके बीच में नई लाइनें आ गई। ठीक है, तो वो एक तरह से ये मान लो कि वो दोनों का एक तरह से बिल्कुल मिड का पार्ट है, क्योंकि पहले हम लोग ये मान रहे थे कि केवल सेल है, और जब एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं या आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो इससे स्पेक्ट्रम लाइन बनती है। लेकिन जब एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे, देखो वही कहानी है जो आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रखी है। सपोज ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 1 है, तो देखो इसमें बहुत सारे सब सेल है ना, तो जब इसमें भी बहुत सारे सब सेल है तो इनमें क्या होगा, बहुत सारा एक तरह से ट्रांजिशन हो जाएगा, और ट्रांजिशन हो जाएगा तो बहुत सारी लाइनें मिल जाएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, अब आप लोग चेक करो आपको सोमरफील्ड समझ में आया कि नहीं। देखो जो भी कंफ्यूजन अगर आपको था सोमरफील्ड में, आई थिंक मेरे को नहीं लगता अब कोई कंफ्यूजन रहा होगा सोमरफील्ड के बारे में। फटाफट रिप्लाई करो। देखो आप लोग एक तरह से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं, फटाफट रिप्लाई कर दो। अगर कोई भी इशू है तो आप लोग पूछ लो मेरे से, अदरवाइज हम लोग अब क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चलेंगे। फटाफट रिप्लाई करो। नो सर, देखो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस ध्यान क्या रखना है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। क्योंकि जनरली क्या है, सोमरफील्ड को ऐसे ही बस दो लाइनों में खत्म कर देते हैं हम लोग। मैंने आपको एक बार कोशिश करके, मैक्सिमम कोशिश करके मैंने आपको सारा कुछ बताने की कोशिश की है। ठीक है भाई, यहाँ तक चेक कर लो, अगर किसी को भी कोई भी इश्यू है तो पूछ लो आप लोग मेरे से, अदरवाइज तो अब हम लोग आगे चलेंगे। देखो सीधी कहानी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब ये नोट्स में नहीं है, लिंक पेज है, बिल्कुल नोट्स में नहीं है, लिंक पेज है। तो कुछ कुछ होमवर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आप लोगों के लिए टिपिकल हैं, मैं चाहता हूं कि उनको आप लोग खुद हाथ से लिखें ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, बस इसीलिए। मैंने 4 लाइनें और लिख देता, मैं इतना सारा लिखा है, 40 पेज लिख के दिए, 4 पेज और लिख लूंगा, 1 पेज और लिख देता। लेकिन कुछ चीज़ें, आप लोग आलसी हो ना, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो मेरे को नोट देने के बावजूद भी खुद दोबारा लिखते हैं, सारे अच्छे नहीं हैं, ध्यान रखना। बहुत से लोग, मतलब कई लोग तो ये चाहते हैं कोमा भी मैं ही लगा के दे दूं, ना, ठीक नहीं है। आप लोग सब पढ़े हुए हो, आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है जो हमें आलसी बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जनरल साइंस का, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है बॉडी में जो हमें आलसी बनाता है। देखो वैसे एक बात बताऊं छोटी सी, ये बड़ा रिसर्च का विषय है,
देखो साइंटिस्ट बहुत बड़ी बड़ी खोज कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी साइंटिस्ट ऐसी खोज कर दे कि हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन या कुछ भी मान लो सिक्रेट होता है जो हमें आलसी बनाता है, अगर उस हार्मोन का सिक्रेशन ही रोक दिया जाए तो आदमी आलसी होगा ही नहीं, फिर वो 24 घंटे काम करेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है। आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो इस मैटर पे। बाद में कर लूंगा। उन- अच्छा। अच्छा के अच्छा, नहीं नहीं सही बात है बिल्कुल। ये बात भी सही कह रहे हो आप कि जैसे बिल्कुल सही बात है। के सही कह रहे हो। के का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि सर हम लोग क्या सोचते हैं बाद में कर लूंगा। ये थोड़ा सा केवल एक मजाक के लिए था। यार मशीन है, थकेगी तो सही, मतलब थकावट तो आएगी। चलो देखो आगे चलते हैं। लोग थोड़ा सा जो भी जितने भी दिन हमारे थोड़े से वेस्ट हुए हैं, पर उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आप लोग हेडिंग डालो क्वांटम मैकेनिक्स। और देखो मेरी एक एक लाइन पे आप लोग ध्यान दे लेना, मेरा ये आप लोगों से एक पर्सनल सजेशन है। देखो कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कुछ चीजों का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। मैंने आपको कह दिया है कि डी ब्रोगली ने जो ड्यूअल नेचर की थ्योरी दी थी, ध्यान से समझ लो अच्छी तरह से। उससे पहले की जितनी भी एटॉमिक थ्योरीज हैं या जितनी भी मैकेनिक्स है, मतलब इससे पहले की और इससे बाद की कहानी है, बस इतना सा ध्यान रख लेना। इससे पहले की जितनी भी मैकेनिक्स है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है, इसको हिंदी में बोलते हैं चिर सम्मति यांत्रिकी। और इसके बाद की जितनी भी मैकेनिक्स है वो क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। और देखो क्वांटम मैकेनिक्स का बेस ही एक चीज है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किसी भी पार्टिकल या वेव, मतलब पार्टिकल की बात करेंगे हम लोग, एटॉमिक की बात कर रहे हैं तो किसी भी पार्टिकल की ड्यूअल नेचर को लेके चलता है। और ड्यूअल नेचर में आपको सबको पता है, एक उसकी वेव नेचर जो किसने दी थी, मैक्सवेल ने। और एक इसकी पार्टिकल नेचर जो किसने दी थी, मैक्स प्लैंक ने। बस ये ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट। देखो ये चीजें आपको अगर सोचने बैठोगे ना तो आपको, आपको ही नहीं मैं बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था केमिस्ट्री तो मेरे को भी ये चीजें बहुत बहुत बोर करती थी यार। क्या क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्या क्वांटम मैकेनिक्स है, क्या है ये सब चीजें। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है, बस अपने मन से लिख दिया है इन्होंने। बस हमें एक बेस आइडिया रखना है कि कब तक हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स मान रहे हैं और वो बेस क्या मानता है इसको। भाई ये जो क्लासिकल है वो पार्टिकल को पार्टिकल ही मान रहा था। क्लासिकल जो है वो पार्टिकल को क्या मानता है, पार्टिकल ही मानता है। ठीक है। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो पार्टिकल को पार्टिकल भी मानता है और वेव भी मानता है। वो ये कहता है कि भाई इसकी मर्जी है, इसके जब जी में आएगी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा और जब जी में आएगी ये तरंग की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ में। तो ऐसा कुछ नहीं है, रेस्ट्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है क्राइटेरिया, कि किस क्राइटेरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारे पार्ट है, जैसे थर्मो भी पढ़ते हैं, वो भी आएगा। जैसे कोले लेक्चर की जो रिक्रूटमेंट आता है उसमें एक यूनिट आती है। लेकिन यहाँ पे जो हमें बेसिकली जो ध्यान देना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देना है। देखो एक चीज ध्यान रखना आप लोग, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जो सोमरफील्ड मॉडल था तब तक हमें एटम के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था कि एक तरह से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर जो ऑर्बिट्स है उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बस एक मोटा मोटा जो प्रॉब्लम रह गई थी वो प्रॉब्लम ये रह गई थी कि जब कोई भी न्यूक्लियस है और उसकी चारों तरफ जो ऑर्बिट है और उन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल एनर्जी, उसकी पोजीशन कैसे कैलकुलेट करें। इसका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाला या कौन से नंबर का भी इलेक्ट्रॉन वो कौन से ऑर्बिटल में है, उसकी एनर्जी कितनी है, ये सारा रह गया था। देखो ऐसा नहीं है, बोर मॉडल से भी हमने एनर्जी निकाली थी,
लेकिन वो फैक्ट एनर्जी नहीं थी। तो मोटा मोटा जो शेष रह गया था क्लासिकल थ्योरी से, वो बस ये रहा था कि हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कहां पर हो सकता है, कहां पर नहीं हो सकता है। ठीक है। तो केवल एक कोष की बात आई थी क्लासिकल मैकेनिक्स में कि कोष होते हैं, कोष के बाद में सब सेल होते हैं, और सब सेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। ये सारी चीजें क्वांटम मैकेनिक्स की देन है। देखो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी थ्योरी ने कहां तक एक्सप्लेन किया, और फिर हम लोग अगर सारा एक्सप्लेन हो जाता तो क्यों आते हैं हम लोग क्वांटम थ्योरी में। क्लियर है? तो मेरी सारी चीजों को आप लोग ध्यान जरूर रखना। मैं जो एक एक लाइन बोल रहा हूं वो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेफरेंस में क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, तो सीधा सा कंसेप्ट है, जो एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, एटम का जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, में इसमें जो मेन पार्टिसिपेशन रहा वो श्रोडिंगर का रहा। इसका रहा, श्रोडिंगर का रहा। और इसने 1926 में एक इक्वेशन दी। उस इक्वेशन के बेसिस पे हम न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिट्स है उनमें पर्टिकुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता लगा सकते। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस इक्वेशन का भी, ये इक्वेशन भी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई होती है। मींस कहानी वहीं की वहीं रह गई। जो क्लासिकल में जो एक हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई किया गया था, वही सारी कहानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में रह गई, क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी केवल और केवल हाइड्रोजन एटम पर ही अप्लाई किया गया। क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो ज्यादा से ज्यादा हीलियम 2+ मान लो, सॉरी हीलियम प्लस मान लो, लिथियम 2+ मान लो, बस। इलेक्ट्रॉन तो इनमें ही है ना। तो जिनमें मल्टी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो प्रॉब्लम ही रह गई फिर। क्लियर है? देखो ये चीजें ध्यान रखने की है आप लोगों को। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो डुअल नेचर पे बेस्ड है। वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कौन सी नेचर पे बेस्ड है, डुअल नेचर पे। और डुअल नेचर में क्या क्या, वो पार्टिकल को वेव फॉर्म में भी मानता है और पार्टिकल। क्लियर है भाई? आगे चले। अब देखो कुछ चीजें, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, जब हम लोग इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। देखो इसका सॉल्यूशन से एक तो साइन निकलता है, एक साइन का स्क्वायर निकलता है, एक एनर्जी निकलती है। देखो साइन, साइन स्क्वायर और एनर्जी, ये तीनों श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? पर्टिकुलर अगर एक सिंगल पूछा जाए तो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन एनर्जी होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? एनर्जी होती है। देखो साइन को बोलते हैं वेव फंक्शन, वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। मीन्स मैं बता देता हूं, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन तरंग का आयाम। और आयाम का मतलब मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी ग्राफ बनाया जाता है और ये जो सिस्टम होता है, ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं आयाम। ध्यान रख लेना अच्छी तरह। साइन स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व। ये मैं लिख देता हूं प्रायिकता घनत्व। अब आगे बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, दो तीन चीजें समझ में आ गई। अब देखो हम लोग बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या था कि सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पाथ। मतलब अब तक यहां तक हम लोग सीख चुके हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो देखो ड्यूअल नेचर के अनुसार क्या माना गया, जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को
एक तरह से इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में माना जा सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन तरंग की फॉर्म में माना जाएगा तो इनका कहीं ना कहीं आयाम आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना। हाँ, समझ में आ गई मेरी बात? क्या कंसीडर किया गया इस क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच में? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वेव, इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में माना जा सकता है। और जब इसको इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में माना जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका आयाम भी कंसीडर किया जाएगा, एम्पलीट्यूड भी कंसीडर किया जाएगा। और वो एम्पलीट्यूड जो है वो 3D में होगा। मतलब जो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन होती है, तीनों एक्सिस होती है, उन तीनों एक्सिस में होगा। राउंड है ना? तो देखो किस, ऐसा तो है नहीं कि वो प्लेनर है कि वो केवल ऐसे ही राउंड करेगा। देखो वो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी। अब आप देखो, अब एक चीज समझो 3D का मतलब क्या है। देखो एक ऐसा डायग्राम कई बार बनाते हैं ना हम लोग, इस तरह का एक, कई बार ऐसा ऐसा कुछ होता है। मैं आगे बनाता हूँ। तो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर वाली बात कहानी है वो इस तरह की कहानी है। तो इस तरह का एक डायग्राम भी बनाते हैं हम लोग कई बार। देखो ये 3D का मतलब है इस तरह से होते हैं। आप लोग क्या समझ रहे हो? आप लोग ऐसे मत समझना, ये तो 2D की कहानी है। अगर 3D की कहानी बात करें तो सेल, जो कोश है वो इस तरह से होते हैं, मैंने जो बनाए हैं। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो तीनों डायरेक्शन में कर सकता है, एक्स में भी कर सकता है, वाई में भी कर सकता है, और जेड में भी कर सकता है। क्लियर है भाई? यहां तक कोई इशू नहीं है। देखो चीजें समझ लेना, एक एक लाइन में बता रहा हूं आप लोगों को। कहीं भी मिस हो गई एक भी लाइन तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे आया है। ठीक है? इतनी सारी चीजें कंसीडर करने के बाद जो श्रोडिंगर साहब थे उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या कहा देखो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? हेलो, पर आवाज का बताओ आप लोग। शायद मेरे को थोड़ा सा लगा कुछ प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करते हैं। तो इतना सारा डिस्कस करने के बाद श्रोडिंगर ने क्या कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सपोज, ठीक है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और इस चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ध्यान से समझना। इस देखो चक्कर लगाते हुए ध्यान रखना, अभी चक्कर लगा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में लगा रहा है, ये भी आप समझ लेना। इसकी फॉर्म में लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में लगा रहा है। सही है? तो क्या कहा श्रोडिंगर ने कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में, मान लो किसी सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है, और उसकी एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। मतलब सीधी सी बात है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये समझो इसका मतलब। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में गति कर रहा है नाभिक के चारों तरफ, उसकी एनर्जी मान लो कांस्टेंट है, मतलब उसकी एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। उस कंडीशन में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कैसे लिखा जा सकता है वो आप लोग समझ लो। अब देखो एक एक लाइन को आप लोग ध्यान से समझना, यहां पर कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है? देखो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूं इसको। कैसे लिखा जा सकता है? डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन दिस इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। देखो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और अगर ध्यान नहीं रखना चाहते हो तो मैंने कॉलेज लेक्चर की बैच में एक वीडियो बनाया, मतलब क्लास थी, वो वीडियो दे दूंगा, क्योंकि इसको समझने के लिए ये कहां से आया आपको 2-3 पेज का डेरिवेशन और पढ़ना पड़ेगा। सिंपल डेरिवेशन से आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आई थिंक वो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मेरा कोई मतलब नहीं निकलेगा कि उस चीज को हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व करें। देखो अब आप समझना चीजों को, इसमें केवल एक ही डायरेक्शन है। तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो केवल मान के चलो वो केवल एक डायरेक्शन के लिए है। और कौन सी डायरेक्शन के लिए?
एक्स डायरेक्शन के। क्लियर है? अगर मान लो यही इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वो मान लो तीनों डायरेक्शन में मोशन करता है या तीनों डायरेक्शन में गति करता है, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे? ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस, सही है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पे ये एक्स वाई जेड तो है तीनों डायरेक्शन, साई क्या है सबको पता है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था वेव फंक्शन या तरंग फलन। देखो एक्चुअल में है क्या साई, वो मैं बता दूंगा आपको भी, अभी आप इसको तरंग फलन मान के चलो। वैसे मैंने बता दिया आयाम है ये तरंग का, एम्पलीट्यूड है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इतना सा ध्यान रखना, ये इक्वेशन वन डायरेक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है और ये इक्वेशन तीनों डायरेक्शन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच का सबको पता है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। ई क्या है, टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ये वी वेलोसिटी वाला वी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला वी है, स्थितिज ऊर्जा वाला भी, ठीक है। देखो ध्यान रखना, ये दोनों इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन है, बट ये वन डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन के लिए, अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर होता तो केवल वाई डायरेक्शन के लिए, जेड स्क्वायर होता तो केवल जेड डायरेक्शन के लिए, और ये तीनों डायरेक्शंस के लिए। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब देखो इससे आगे की कहानी, ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो इससे आगे की क्या कहानी है, देखो इस इक्वेशन 2 को लोग ये भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साइन इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स नहीं आएगा, प्लस आएगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इस डेल स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिखा, इस डेल स्क्वायर बराबर मैंने ये तीनों वैल्यूज लिख दी, डेल स्क्वायर अपॉन, देखो ये साइन तो आ गया कॉमन, ध्यान से समझ लेना, ये तो रख दिया मैंने कॉमन, और ये जो बचा हुआ पार्ट था डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, सबको तीनों को मैंने किसके बराबर लिख दिया, इस डेल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। बात समझ में, देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर आप लोग 3। तो ये इक्वेशन 3 और 2 सेम ही है, बस हमने साइन कॉमन ले लिया, और ये जो तीनों थे डेरिवेटिव थे जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन के, इनके बराबर मैंने लिख दिया डेल स्क्वायर। और देखो इस डेल स्क्वायर को बोलते हैं, देखो कुछ जगह तो लिखा हुआ होता है लैपलेस और कुछ जगह लिखा हुआ होता है लैपलेशियन, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें सेम है। लैपलेस और लैपलेशियन ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ऑपरेटर को हिंदी में बोलते हैं संकारक, और संकारक का मतलब ये है कि मान के चलो, संकारक का मतलब ये होता है कि जैसे ये मान लो, संकारक का मतलब क्या होता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि सपोज कोई भी फॉर्मूला है, मतलब ये संकारक का मतलब फॉर्मूला ही होता है, जब
इस फॉर्मूले को किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं या किसी भी चीज पे अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट निकल के आता है। जैसे कोई भी फॉर्मूला है हमारा, सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसको जब हम लोग 2+3 और इसका जब इसको अप्लाई करेंगे, इस पे इसको अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में संकारक होता है। बस इतना सा ध्यान रख लेना। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लैपलेस या लैपलेशियन ऑपरेटर। देखो ध्यान रखना, डेल स्क्वायर होगा, डेल नहीं होगा। बोलते क्या है? डेल स्क्वायर। ये भी ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? डेल स्क्वायर। कभी कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम लोग इसको डेल समझ बैठते हैं। डेल नहीं है, पूरा डेल स्क्वायर ही लैपलेस और लैपलेशियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब आगे चले हम लोग। अब देखो आगे की कहानी क्या है। ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। लिखूंगा मैं उधर क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, लेकिन मैं इशारा बता देता हूँ। इस पार्ट का लोग पक्षांतरण कर देंगे, रीअरेंज करेंगे, इस पार्ट को जीरो के इधर ले जाएंगे। तो आपको सबको ही पता है जीरो के इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मैं लिख देता हूँ इधर उससे आगे का पार्ट। जब इसका रीअरेंज किया तो डेल स्क्वायर साइन बराबर क्या हो गया, -8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर ई माइनस वी का साई। और ये जीरो तो लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उसके बराबर मान लिया हमने। जो नहीं आए ये ऐसे के ऐसे रहेगा, वो ऐसे के ऐसे रहेगा। तो इसको देखो, केवल बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बार बार लिखा है, बाकी इतनी बार लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं चाहता था कि एक स्टेप में भी आपको दिक्कत नहीं आए। तो क्या लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर साइन बराबर -m अपॉन h स्क्वायर। अब ध्यान रखना, क्या लिख सकता हूँ, ई साइन माइनस ई साइन, तो इसको इक्वेशन नंबर देंगे 4, इसको देंगे इक्वेशन। यहां तक चेक कर लो भाई, सिंपल मैथमेटिक्स है, वैसे कुछ है नहीं इसमें, ध्यान रख लेना। बस वैसा आपको समझाने के लिए मैंने बार बार इसको लिखा है, और बार बार लिखने का कारण भी बताऊंगा लेकिन मैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग वापस इधर लेके आएंगे। और जब इधर लेके आएंगे देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझ लेना। तो देखो इसको मतलब एक तरह से इसको इसके नीचे लेके जाएंगे, इस पार्ट को इसके नीचे लेके जाएंगे। नीचे लेके जाएंगे तो h स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों को। ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। और ये ऐसे कैसे रह जाएगा, डेल स्क्वायर साइन इक्वल्स टू, माइनस को भी ले गए हैं तो क्या बच गया आपका, ई साइन माइनस बी साइन। ठीक है, अब देखो इस बी साइन को और ले आते हैं इधर। देखो आपका क्या बन जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साइन प्लस बी साइन इक्वल्स टू ई साइन। अब देखो ये हमने क्यों किया है, क्योंकि मैंने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो मतलब हमारा मकसद ही एनर्जी निकालना था, तब इसका मकसद ही एनर्जी निकालना था। ठीक है, इसका मकसद ही क्या था हमारा, एनर्जी निकालना था। तो हम लोग एनर्जी को साइड में ले आए। अब देखो इसके बाद की कहानी आपको समझ में आई गई होगी। अब इन दोनों में से साई कॉमन आ सकता है, साई कॉमन आ सकता है ना, तो साई को कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो अब -h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m प्लस, सॉरी डेल स्क्वायर आएगा पहले, पहले क्या आएगा, डेल स्क्वायर प्लस v। अब सही है, और साई को बाहर ले लिया और ये साई, सही है, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर जो है 7 दे देंगे। देखो आप समझो एक चीज को,
ये जो एनर्जी है हमारी ई साइन, वो तो हमारी टोटल एनर्जी है। ये हमारी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन ये वाली जो एनर्जी है ना पूरी की पूरी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, कोई इश्यू नहीं है। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश की है कि आपको किसी भी इक्वेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो इक्वेशन 7 है ना, इसको मैं ऐसे और लिख सकता हूं, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, ठीक है, साइन का साइन और ये ई साइन, सही है। अब देखो ये मतलब मैं बता दूं आपको, ये वाला पूरा पार्ट ये कन्वर्ट हो गया एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m में। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो एच क्रॉस है ना, इस एच क्रॉस के बराबर होता है एच अपॉन 2 पाई। अब आप वैल्यू रख के देख लो चाहिए, इस एच के बराबर हम लोग क्या रखेंगे? एच अपॉन 2 पाई। तो ध्यान से समझ लेना, इसको पहले इक्वेशन नंबर 8 दे दो आप लोग। देखो एच स्क्वायर है, तो मैं क्या रखूंगा? एच स्क्वायर की जगह एच अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। देखो क्या लिख सकता हूं मैं? एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 1/2m, सही है। अब देखो आप लोग चेक कर सकते हो, ये एच स्क्वायर, ये देखो इसका 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8m हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 8 और ये पाई का स्क्वायर और ये m। समझ गए होंगे आप लोग। अगर कोई इश्यू है तो देखो पूछ लो, एक भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। श्रोडिंगर इक्वेशन में 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। फिर आप ये मत कहना सर ये मैं पढ़ के नहीं गया, ये आपने मतलब मेरे समझ में नहीं आया, वो सारी चीजें पता होने। एक एक लाइन आप लोग समझ लो। देखो मेरी कोशिश पूरी यही है कि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं रहे, ठीक है। तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इक्वेशन 8 क्लियर हो गया है, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो इस इक्वेशन 8 को हम लोग एक बार आगे लेके चलते हैं। इस इक्वेशन 8 को मैं दोबारा लिखता हूं आगे, और इक्वेशन 8 क्या है मेरी? माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस बी साइन इक्वल्स टू ई साइन। ये इक्वेशन नंबर 8 था, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वाला, इस पूरे को मीन्स मैं क्या कह सकता हूं? एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, या क्या लिख सकता हूं? ये एच क्रॉस है, क्या लिख सकता हूं? एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, सही है बिल्कुल, प्लस वी। इन दोनों को लिखा जाता है h, क्या लिखा जाता है? h। और भी अगर सही तरीके से लिखा जाए तो इसको लिखा जाता है एच कैप, और एच कैप को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, देखो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया, संकारक है। और इस संकारक को ध्यान रखना, ये साइन साथ में चलेगा। एक तरह से ये फॉर्मूला है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे किसी पर। अब देखो हम क्या लिख सकता हूं फिर मैं? समीकरण 8 आपका क्या हो जाएगा? एच ऑपरेटर साइन इक्वल्स टू ई ऑपरेटर साइन, ये ई साइन ऑपरेटर नहीं, ई साइन। तब क्या है, ये एच ऑपरेटर एक संकारक है, इस संकारक को जब हम लोग साइन पे अप्लाई करेंगे तो आपकी क्या निकल के आएगी? एनर्जी। देखो साइन आपको पता है, क्योंकि साइन तरंग फलन को बताता है। हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों तरफ गति कर रहा है, गति कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन तरंग की फॉर्म में गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन तरंग की फॉर्म में गति करेगा तो उसका आयाम होगा तरंग फलन होगा। इस तरंग फलन पर
इस तरंग फलन पर जब हम लोग इस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तब एनर्जी निकल के आएगी। होल्ड रखना। ठीक है भाई, तो कहानी समझ में आ गई। इसको आप लोग जो भी है, हम लोग जो भी इक्वेशन नंबर जो भी देना चाहें, 8 के बाद में 9। लेकिन देखो इससे पहले एक चीज और ध्यान रख लेना, ये 9 लिखे इससे पहले एक चीज और ध्यान रख लेना। ये जो इक्वेशन है ना, जो जो भी 8 नंबर की इक्वेशन है, ये 3D के लिए है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसको 1D के लिए भी लिख सकते हैं। तो देखो इसी नंबर की इक्वेशन, 8 नंबर की इक्वेशन को अगर मतलब 1D के लिए लिखा जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझना मेरी बात। जो 8 नंबर की इक्वेशन है, क्योंकि यार डेल स्क्वायर जो है ना, मैं बता दूं कहानी क्या है। डेल स्क्वायर जो है वो तीनों डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब जो 8 इक्वेशन है वो तीनों डायरेक्शन के लिए है। अगर हम लोग इस इक्वेशन को एक डायरेक्शन के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखो ध्यान से समझना। माइनस, सही है, क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m। अब हम लोग डेल स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि डेल स्क्वायर तो तीनों डायरेक्शन को लेता है, तो हम लोग केवल डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखते हैं, प्लस वी साई इज इक्वल्स टू साइन। इसको देखो नो नहीं देने हैं, मैं छोड़ देना, मैंने आगे दे रखे हैं इसको। आप लोग नो नो जो है भी जो भी है, नो तो इसको दे दिए है, नोट्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वैसे कोई मतलब नहीं है, कितने भी दे दो आप लोग। इसको 10 नंबर दे दिए। इसी को एच क्रॉस की फॉर्म में क्या लिखेंगे? एच क्रॉस 2m स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बी साइन बस टू साइन इक्वेशन क्या है। लेकिन ध्यान रखना ये इक्वेशन केवल एक्स डायरेक्शन के लिए है, और ये इक्वेशन जो है वो तीनों डायरेक्शन के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके बाद में आप वो इक्वेशन लिख देना जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इन इक्वेशंस में, मतलब इक्वेशन 8 में हैमिल्टनियन ऑपरेटर रख दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? एच साइन इक्वल्स टू, मतलब ई के वो नहीं आएगा कैप, जगह मिल भी जाएगा लेकिन ध्यान रखना हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, आपका ये ई साइन, तो ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो इस इक्वेशन का मतलब एक्चुअल में इक्वेशन तो यही है, फिर तो बाद में तो इसमें वैल्यूज रखी गई हैमिल्टनियन ऑपरेटर की। जब साई पर देखो, साई कहां से आया? साई हमें पता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन को तरंग की फॉर्म में मान रहे हैं, और जब इस साई पर एच को अप्लाई करेंगे तब हमारा एनर्जी निकल। ठीक है, एक दो चीजें और ध्यान रख लेना आप लोग। अब ध्यान रखना, लेकिन इस इक्वेशन में फिर वही कहानी, जो एच है और जो साई है और जो एनर्जी और जो साई है वो फंक्शन है तीनों डायरेक्शन का। एच यहाँ पे जो फंक्शन है एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों डायरेक्शन को कंसीडर किया है। यहाँ पे जो साइन आएगा वो एक्स वाई जेड आएगा, बट टी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कस कर रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये इक्वेशन उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जिसकी एनर्जी समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, मीन्स उसकी एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो ये इक्वेशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। अब आप एक चीज ध्यान रखना, मैंने जितने भी ये 12वें नंबर का इक्वेशन है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इतनी राम कहानी मैंने क्यों बताई है आपको, कि जो इक्वेशन से इक्वेशन 12 तक है ना, वो सारी की सारी इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट हैं। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि समय पर अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, कोई सी भी इक्वेशन हो सकती है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, इनमें से कोई भी इक्वेशन लिख करके दे देगा वो आपको, इसलिए मैंने आपको इतनी सारी कहानी बताई। लेकिन ध्यान रखना पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेना, जो श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पूछा जाता है, एक एक लाइन
श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है, रेखीय समीकरण है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आंशिक अवकलित समीकरण है, आंशिक अवकलित समीकरण है, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे पार्शियल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है। और ध्यान रखना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटाइज्ड है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटाइज्ड का मतलब मैं बता देता हूं, जो डेल स्क्वायर आ रहा है ना इसमें, ये जो डेल स्क्वायर बार बार आ रहा है, ये वाला डेल स्क्वायर, या उस पूरी कंप्लीट इक्वेशन में जो ये बार बार ये वाला जो डेल स्क्वायर आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटाइज्ड। और अगर सिंगल लाइन में बोला जाए इसको, तो इसको बोला जाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएटेड इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएटेड इक्वेशन, या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएटेड इक्वेशन। ये आप लोग ध्यान, ठीक है भाई। यहां तक कि मैंने सारी कहानी आपको श्रोडिंगर इक्वेशन की बता दी है, लेकिन यहां तक की जो कहानी है वो टाइम इंडिपेंडेंट की है। इसकी कहानी है टाइम इंडिपेंडेंट की। देखो ध्यान रखना, खैर ज्यादा तो कल समझ में आएगा जब हम लोग टाइम डिपेंडेंट की और बात करेंगे, क्योंकि अब लोग हम लोग आज की क्लास को तो यहीं खत्म करते हैं एक बार, काम भी है। अभी आज मम्मी को रिलीज किया है डॉक्टर्स ने, आज हम लोग घर ले आए हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा परेशान भी है, बाकी फिर भी 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। एक बार आप लोग बता दो मेरे को, यहाँ देखो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको श्रोडिंगर इक्वेशन एक नए सिरे से सीखने को मिले, ठीक है। अब आप लोग अपनी तरफ से बता दो अगर यहाँ तक कोई इश्यू हो आपको श्रोडिंगर इक्वेशन में। बाकी सारा लिखा हुआ तो देखो आपके पास है ही, उसी तरीके से मैंने समझाया है आप लोगों को, लेकिन ध्यान आपको रखना है जितनी भी 12 इक्वेशन है किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा, और पूछ लेगा कि कौन सी करेक्ट है, तो आपको हर एक फॉर्म पता होनी चाहिए श्रोडिंगर। चलो भाई फटाफट अप्लाई करो। यहाँ तक कोई इश्यू है तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। कोई इशू नहीं है किसी को भी, वैसे थोड़ा मैंने बिल्कुल लिख के ही दिया है, एकदम इजी तरीके से मैंने समझा दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। देखो कल मिलेंगे सेम टाइम पे, सब कुछ ठीक रहा तो देखो रेगुलर फटाफट क्लास रखेंगे हम लोग, तो देखो भगवान के याद में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।